भारत का तटीय प्रदेश कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। अब भारत के तटीय प्रदेश क्या है, यानी भारत के तटीय प्रदेश को देखना है तो उसका भौगोलिक दृष्टिकोण से उसका उपयोग क्या है, उसका महत्व क्या है। एक दूसरा, तटीय प्रदेश से क्या प्रश्न बनने की संभावना रहती है, ये तो मैं सबसे पहले भारत के एक रफ मानचित्र में आपको तटीय प्रदेश से संबंधित प्रश्न बताता हूं क्या क्या बने हैं अभी तक। हल्का सा मैप सामने रखने की कोशिश होगी भारत का, और उसके तटीय प्रदेश को देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा भाग उसका हम आज पढ़ेंगे। तो भारत के तटीय प्रदेश को देखने के लिए थोड़ा सा भारत के मानचित्र को देखना पड़ेगा आपको, और इस मानचित्र को अगर देखा जाए तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ये वाला भाग, यानी ये तट प्रदेश, ये वाला क्षेत्र। ये देखिए तटीय प्रदेश यानी समुद्री तट से लगा हुआ क्षेत्र। अब इसमें बहुत ज्यादा गैप तो नहीं रहता, लेकिन यहां पर चूंकि मैं मैप में ज्यादा ओवर राइटिंग नहीं करने वाला हूं, लेकिन हमें डायग्राम से लगता है कि यार ये तट है गुजरात का, और यहां से लेकर ये पश्चिम तट है, ये अरब सागर है, अरेबियन सी है, और ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल है, मतलब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, और दक्षिण की तरफ हिंद महासागर से लगा हुआ जो हमारा संपूर्ण क्षेत्र है, तट क्षेत्र है। और मैंने जब हमारे सबसे पहली क्लासें हुई थी, मैंने ये बताया था कि भारत का स्थलीय भाग कितना है और जलीय भाग कितना है। इन दोनों को जोड़कर भारत का टोटल भूभाग जो कि अन्य देशों से या राज्यों से लगता है, उसको बता रहा था मैं। आज हमारा छोटा सा टॉपिक ये है तट। अब तटीय प्रदेश की बात करूंगा तो केवल क्वेश्चनों पर जाऊंगा मैं सीधे। वैसे तटीय राज्य पूछता है तो ये आपको पता है पहले से, तटीय राज्य 9 है, यानी भारत के 9 तटीय राज्य हैं। 5 पश्चिम की तरफ हैं और 4 पूर्व की तरफ, यानी पश्चिम तट से मतलब अरब सागर से लगने वाले 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। पूर्व की तरफ से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। टोटल 9 तटीय राज्य हैं भारत के। क्योंकि तटीय राज्य वाला टॉपिक हमारा पहले से हो गया है, यहां पर हमें बताना है कि ये तटीय राज्य या भारत के तटों के नाम क्या क्या हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा इस टाइप से कवर करूंगा, यानी तटीय प्रदेश। तो तटीय प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण है, एक दूसरा तटीय प्रदेश से प्रश्न क्या क्या बनते हैं ज्योग्राफी में खासकर। तो इसमें सबसे पहले ये वाला पश्चिम का तट, तो मैं यहां पर हेडिंग डालता हूं पश्चिमी तट। आराम से, बहुत ही इजी टॉपिक, पश्चिमी तट। पश्चिमी तट का मतलब ये अरब सागर से लगा हुआ तट। दूसरा पूर्वी तट, और पूर्वी तट का मतलब है आपके बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ तट। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको आइडिया आने लगा है। तो भारत के 2 तटीय क्षेत्र हैं, एक तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र और एक पूर्वी तटीय क्षेत्र। हर जगह भारत के मानचित्र की आवश्यकता पड़ेगी हमको, और ये समझने का प्रयास करना है कि इस मानचित्र के माध्यम से पश्चिम तट से 5 राज्य लगे हैं और पूर्वी तट से 4 राज्य लगे हैं। अब रफली अगर डायग्राम बनाना पड़े तो मैं यहां पर आपको पश्चिम तट में हमारे 5 राज्य हैं, यहीं पर ब्रैकेट में डाल देता हूं ताकि आपका ध्यान रहे। पहले से भी हम ये बता चुके हैं कि पश्चिम में 5 राज्य लगते हैं, और पूर्वी तट में 4 लिख देता हूं, समझ जाना ये 4 तटीय राज्य। यहां पर लिख नहीं सकते ज्यादा जगह। अच्छा, अब अभी हमें राज्य के नाम नहीं चाहिए, अभी हमें चाहिए कि जो पश्चिमी तट हैं उनको कहते क्या क्या हैं। उन तटीय राज्यों के नाम के अलावा वहां पर ये जो तटीय हैं, इन तटों को क्या कहते हैं। जैसे एक तट यहां पर है हमारा, ये पूरा तट होता है, ये पहला तट है ये हमारा। दूसरा तट वाला क्षेत्र ये है, तीसरा तट है ये, और चौथा तट है लास्ट वाला। ये तटीय क्षेत्र होता है। मैं ये बाहर से है इसलिए चूंकि हमारे पास बहुत ज्यादा जगह नहीं होती, हम यहां पर दिखा रहे हैं कि इस तट पर जाओगे तो आप किस दृष्टिकोण से ये तट महत्वपूर्ण है, या पर्यटन के हिसाब से, या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से, या फिर ऐसे ही किसी और कारण से व्यापारिक दृष्टिकोण से हो सकता है। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो अन्य कंपनियां आ रही थी पश्चिमी तट से व्यापार करते हुए आ रही थी, हमेशा आपने देखा होगा केरल के कालीकट पर वास्को डिगामा पहुंचा था। तो इन तटों पर मसालों के अलावा पर्यटन के हिसाब से भी महत्वपूर्ण थे, और समुद्र के किनारे होने की वजह से आर्थिक संसाधन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण थे। इस वजह से यहीं से व्यापारिक गतिविधियां भी होती थी भारत में। इसका मतलब ये जो तट थे व्यापारिक और आर्थिक दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तब भी थे, आज भी है। अब पश्चिम की ओर तट कौन कौन से हैं, मैं यहां पर नाम लिखता रहूंगा। उन तटों के नाम पूछता है कभी कभी,
तो सबसे पहला इधर लिखता हूं, दूसरा, तीसरा, 3 मैंने 4 बना दिए वहां पर, कि जो सबसे पहला तट है ये ऊपर की ओर, इसे कहते हैं काठियावाड़ का तट। काठियावाड़, काठियावाड़ वैसे गुजरात के लिए आता है, लेकिन जब ये शब्द बना होगा तब गुजरात और महाराष्ट्र एक ही थे। तो सबसे पहला तट है काठियावाड़ का तट। मैं इसका नंबर भी डाल देता हूं यहां पर 1। अब ये तो ठीक है कि पश्चिमी तट के अंतर्गत सबसे उत्तर की तट कौन सा है, तो आप कहोगे काठियावाड़ का तट, गुजरात में लगता है। देखो पूरा गुजरात कवर किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जैसे ही इस तट से दक्षिण की ओर जाओगे तो दूसरे नंबर पर किस तट का नाम आएगा, तो वो होगा कोंकण तट। दूसरा तट कोंकण, कभी आपने सुना होगा भारत के किस राज्य की भाषा कोंकणी है? कोंकणी भाषा भी है भारत की संविधान की 22 भाषाओं में से। तो कोंकणी यानी ये गोवा से लगा हुआ जो तट होगा वो कोंकण तट होगा। और गोवा से कर्नाटक की ओर जाओगे तो ये दूसरे नंबर का था, 2 डाल देता हूं नंबर। अब इसके बाद तीसरा नंबर और चौथा नंबर, 4 तट हैं उनके नाम से बस। तो तीसरा नंबर है कनारा तट। कनारा, कनारा तट तीसरे नंबर का नंबर और नंबर। और लास्ट है ये मालाबार तट। मालाबार तट, 4 तट हो गए हैं। ये यहीं पर रोक देता हूं, ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते, यहां जगह नहीं है। तो 4 के 4 तट के आपके नाम। अगर आपसे पूछे कि पश्चिम तट यानी पश्चिमी तट पर सबसे उत्तर की ओर कौन सा तट है, आप कहोगे काठियावाड़। सबसे दक्षिण की ओर कौन सा, मालाबार तट। ठीक है, इनका सही क्रम लगा हुआ आएगा तो भी आप लगा लोगे, काठियावाड़, कोंकण और कनारा और मालाबार। ऐसे ही पूर्वी तट पर चलते हैं, पूर्वी की तट की तरफ देखते हैं। वहां भी 1 2 3 4, वहां भी ऐसे ही 4 तट। ये पूर्वी तट है, सबसे उत्तर की तरफ ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, उसके बाद उड़ीसा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर उसके बाद तमिलनाडु। यहां भी ऐसे ही 4 तट होंगे। तो सबसे उत्तर की तट अगर देखेगा तो उत्कल तट, उत्कल तट, सबसे उत्तर की ओर उत्कल तट। मतलब थोड़ा सा डायग्राम में परिवर्तन होना है। यहां पर अगर उत्कल तट लिखना पड़े तो ये देखिएगा थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। और ये उत्कल तट है सबसे पहला वाला यहां पर। और यहां भी 4 तट है तो मैं ऐसे बना देता हूं ये। और लास्ट तट, थोड़ा सा और संशोधन, ये देखिए ये 4 तट यहां भी बनाने हैं। नंबर यहां भी डालूंगा अगर तो 1 2 3 और 4, 4 तट यहां भी आ चुके हैं अब तक। तो यानी पूर्वी बंगाल की खाड़ी से भी भारत के 4 तट है। अगर उनका क्रम पता चल जाए तो हमारा प्रश्न बन जाएगा। तो सबसे उत्तर की ओर उत्कल तट है, यानी 1 नंबर जिसका हमने लिखा है। जैसे उत्कल तट की से दक्षिण की ओर आएंगे तो आपको कलिंग तट मिलेगा। कलिंग मतलब, कलिंग के बारे में आपने सुना होगा, कलिंग युद्ध हुआ था तो उड़ीसा में है कलिंग तट। कलिंग तट यानी दूसरे नंबर का। अच्छा, फिर से दक्षिण की ओर जाओगे तो गोलकुंडा तट। गोलकुंडा हालांकि हीरे की खान है, वो तेलंगाना में है, जबकि तेलंगाना भारत का तटीय राज्य नहीं है, जबकि आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग किया गया है। इस वजह से ज्योग्राफी में हम इसे गोलकुंडा तट कह दिया इन लोगों ने। या कहीं पर गोलकुंडा तट नहीं मिलेगा तो तेलंगाना तट भी कह देता है इसको। लेकिन अब तेलंगाना कहेंगे तो हमें लगेगा तेलंगाना तो लगता ही नहीं है, लेकिन उसका पार्ट यानी आंध्र प्रदेश लगता है, गोलकुंडा तट या तेलंगाना। और सबसे दक्षिण की ओर ये कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट क्लियर हो गया होगा आपको, कोरोमंडल तट कौन सा है। तो मैं थोड़ा सा और इसे सेट कर देता हूं ऐसे। ये 4 तट हमें मिल गए हैं। ये तो मैं उत्कल तट पहला वाला था सबसे ऊपर की तरफ, दूसरा कलिंग तट, ये उसके बाद वाला तट, कलिंग मतलब उड़ीसा वाला तट। उसके बाद थोड़ा दक्षिण की ओर आए, इसे गोलकुंडा तट या तेलंगाना तट कहते हैं। और लास्ट में हो गया आपका कोरोमंडल तट। पूर्वी भारत का यानी पूर्वी तटीय राज्य में सबसे दक्षिण तट कौन सा है, तो कोरोमंडल तट। बहुत महत्वपूर्ण तट है। प्राचीन काल में अरब व्यापारी यहां पर व्यापार करने आते थे और यहां पर बहुत सारे अरबी सिक्के भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि अरबों का व्यापार क्षेत्र ये हुआ करता था, कोरोमंडल तट खासकर। और बड़े क्वेश्चन पूछेगा तो मतलब विश्व में कोरोमंडल तट भारत के अलावा और कहां दिखाई देता है। तो आप, जब मैंने कहा था कि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो पैंजिया एक ठोस भाग था, जब उसका विभाजन हुआ तो लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड बन गया। उसके बाद लॉरेंसिया से उत्तरी
अफ्रीकी सॉरी उत्तरी प्रायद्वीप के देश बने, यानी जो मतलब गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, कनाडा, रूस यानी यूरोप जो भी है ये सब बना। और जो गोंडवाना लैंड था उससे अफ्रीका बना, दक्षिण अमेरिका बना, भारत बना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बना। तो ये जो कोरोमंडल तट दिखाई देता है भारत के अलावा न्यूजीलैंड में भी है। क्वेश्चन 2016 आईएएस का क्वेश्चन था कि कोरोमंडल तट भारत के अलावा और कहां है, तो न्यूजीलैंड में है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था। फिलहाल हमारा जो छोटा सा एक टॉपिक था वो कवर हो चुका है पूरा, कि 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 8 तट हमारे क्लियर हैं। मैंने उनको सारा सही सीक्वेंस भी दे रखा है। अगर पश्चिम का सबसे उत्तरी तट पूछेगा तो काठियावाड़ तट, सबसे दक्षिणी तट पूछेगा तो मालाबार तट, और उसके बाद कनारा तट और कोंकण तट। कोंकण तट कहां है, तो गोवा में, गोवा महाराष्ट्र में। कनारा तट कहां है, तो कर्नाटका में। मैं इनके राज्यों के नाम भी लिखने वाला हूं, अभी थोड़ा सा और डिटेल करूंगा इसे, कैसे कैसे प्रश्न बने हैं इन तटों से। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर की ओर ले चलते हैं। 8 तट आपके क्लियर होंगे। अच्छा, इस तट को थोड़ा सा उत्तर की ओर ले जाता हूं। अब हमें मान के चल रहे हैं कि हमें 8 के 8 तट पता है। अब इससे एक्स्ट्रा प्रश्न क्या बनने की संभावना रहती है, देखना जैसे कैसे पूछे प्रश्न। फिर से देखता हूं तट, और तट में अगर ऐसे प्रश्न बने हैं, थोड़ा सा और डिटेल होना है। पश्चिम के तट और पूर्व के तट, अभी मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख देता हूं। अब हमें पता है पश्चिम में कितने तट हैं, तो 4। अब पश्चिम के 4 तट हैं, बस ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, और पूर्व में भी 4 तट हैं। क्वेश्चन तो मेन हमारा हो चुका है, सही क्रम पूछता है, पश्चिम का सबसे उत्तरी तट, इस टाइप के प्रश्न पूछता है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो किस टाइप के क्वेश्चन देखने मिलते हैं, तो पश्चिम में सबसे उत्तर था आपका काठियावाड़ तट, जो हमने पहले से लिखा था काठियावाड़ तट, वहां जगह भी नहीं थी, और दूसरा इसको थोड़ा और डिटेल करना था हमने, इस वजह से लाया यहां पर। अब पूछता है कि भारत में काठियावाड़ तट कहां है या किस राज्य में है, तो या फिर कहां पूछा काठियावाड़ तट कहां से कहां तक है, उसका विस्तार कहां से कहां तक है। अगर काठियावाड़ तट के विस्तार की बात करता है तो आप कहोगे कांडला बंदरगाह से लेकर, या फिर कच्छ के रण से लेकर, जैसे कांडला बंदरगाह गुजरात में है, कांडला से लेकर ताप्ती नदी तक। ताप्ती नदी मैंने आपको पहले भी बता रखा है गुजरात में है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगर प्रश्न बनता है कि काठियावाड़ तट कहां फैला हुआ है, तो आपको बताना है कि काठियावाड़ तट कांडला, गुजरात के कांडला बंदरगाह से लेकर ताप्ती नदी तक है, यानी गुजरात में, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है ताप्ती नदी, उनके बीच है। अब ऐसे ही दूसरा तट पूछता है, दूसरा तट था हमारे पास कोंकण तट, इनका क्षेत्र पूछ दे रहा है आजकल, कोंकण तट कहां है। तो कोंकण तट से अगर प्रश्न बनाता है तो आप कहोगे कि कोंकण तट इसी ताप्ती नदी से दक्षिण की ओर जाने वाले हम, ताप्ती से लेकर गोवा तक। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, इसलिए गोवा आना है। अच्छा, तीसरा तट कहता है, तीसरा तट क्या, कनारा तट, कनारा तट तीसरा तट, और चौथा तट हमने लिखा है यहां पर मालाबार तट। भाई इनके क्षेत्र पूछ देता कहां तक फैले हुए हैं। तो अगर कनारा तट और मालाबार तट का भी पूछता है तो मैं यहां पर इनके बारे में भी लिख देता हूं ये कहां है। तो कनारा तट इसी गोवा से दक्षिण की ओर होगा, गोवा से मंगलौर तक। मंगलौर कर्नाटक में है, कर्नाटक और केरल की सीमा पर रहता है मंगलौर, और हमारे उत्तराखंड के हरिद्वार में भी मंगलौर है। तो गोवा और मंगलौर के मध्य कौन सा तट है, तो वैसे मेरे हिसाब से प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण ये हैं जो अब बन रहे हैं। अभी तक तो चलो हमने तट एक बार के लिए देख लिए, भैया ये तट है, ठीक है, चारों तट हमें क्लियर हो चुके थे। लेकिन अगर पूछ दे रहा है ये तट कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो कांडला से ताप्ती तक काठियावाड़, ताप्ती से गोवा तक कोंकण, इसमें भी एक सीक्वेंस है, आपको सीक्वेंस नहीं छोड़ना, चाहे वो हिस्ट्री हो ज्योग्राफी हो। कांडला से ताप्ती, फिर ताप्ती में पहुंच गए तो ताप्ती से नीचे को चले जाओ, ताप्ती से गोवा, फिर गोवा में पहुंच गए तो गोवा से नीचे को चले जाओ, गोवा से मंगलौर, अब लास्ट मंगलौर में पहुंच गए तो मंगलौर से आगे, मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक, कैप कैमोरिन तक। ये बस 4 के 4 तट आपके क्लियर हैं, उनका विस्तार कहां तक।
ठीक है। अगर तटों का विस्तार पूछता है तो वो कहां से कहां तक है। कभी कभी विस्तार के अलावा अन्य चीज भी पूछ देता है कि यार ये तट किस राज्य में होगा, कहां देखने को मिलेगा। अगर इससे और प्रश्न बनाने हैं तो मैं और भी बना देता हूं, यहां पर ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं। तो ये पूछे जैसे कांडला तट कहां है, तो नॉर्मली आप गुजरात कह सकते हैं, गुजरात में है कांडला तट, या फिर इसे कांडला बंदरगाह की वजह से कांडला तट कह देते हैं, ध्यान रखना। कहीं पर इसे कांडला तट भी लिख दिया है, लेकिन मेनली इसका नाम है काठियावाड़ तट। काठियावाड़ कहे या कांडला कहे, दोनों गुजरात में है, इसलिए हमने केवल गुजरात लिखा। अच्छा, ताप्ती से गोवा कहेगा तो देखिए यहां ताप्ती नदी, जैसे ही दक्षिण की ओर जाओगे आपको यहां पर ताप्ती नदी दिखेगी। देखिए मानचित्र में, ये मैं आपके सामने फिर रख देता हूं मानचित्र तटीय प्रदेशों का, तट को दिखाने चाह रहे थे हम। ये यहां पर ताप्ती नदी देखिए, लगभग यहां पर ये ताप्ती नदी है। अब इससे उत्तर की तरफ मध्य प्रदेश है, साउथ की तरफ जाएंगे तो यहां महाराष्ट्र है, जबकि गोवा तो यहां रह गया, ये यहां पर है गोवा। इस गोवा के नाम पर इसका नाम कोंकण तट कह रखा है, लेकिन ये है तो यहां से महाराष्ट्र से शुरू हो जाता है, महाराष्ट्र आएगा तब गोवा आएगा, तब यहां तक है। इसलिए उसने दिख तो दिया कि ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण की ओर है, लेकिन पहला तट ये था, देखिए ये ताप्ती नदी से लेकर यहां कांडला बंदरगाह तक था। दूसरा तट अब इसी ताप्ती नदी से लेकर आगे तक का क्षेत्र होने वाला है, तो फिर इससे आगे ये चलता रहेगा, ये तटों के नाम आते रहेंगे। तो इसी डायग्राम में जो हम अपना काम पूरा कर रहे हैं उसको कवर करा देता हूं। अच्छा, ताप्ती नदी से गोवा तक अगर कहेगा तो ये कोंकण तट अगर है कहां, तो महाराष्ट्र प्लस गोवा। चूंकि कोंकणी भाषा गोवा की है इसलिए गोवा के नाम पर इसका नाम पड़ा है, लेकिन उसका विस्तार महाराष्ट्र में भी होगा ही होगा, पहले महाराष्ट्र तब गोवा। अच्छा, कनारा तट गोवा से बैंगलोर, तो गोवा और इसमें कर्नाटक भी आ जाता है। मेन तो मैंगलोर कर्नाटक में है, और गोवा से साउथ की तरफ जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं कर्नाटक का ही दिखाई देगा, तो ये कर्नाटक ही होना चाहिए एकमात्र। अब मालाबार तट होगा आपका केरला। बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, राज्य पूछे तो राज्य, तट का नाम पूछे तो तट, अगर वो कहां उनका विस्तार पूछे तो विस्तार, अलग से विस्तार पूछे तो ये कहां से कहां तक है, विस्तार अलग है। अगर राज्य पूछे तो राज्य, बस जैसा आप उत्तर चाहिए वैसा आपके सामने है। ठीक है, तो पश्चिम का क्लियर हो गया होगा कहां कहां ये तट है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तट अगर कहे, हालांकि इनमें सबसे बड़ा तट गुजरात का तट है, मतलब काठियावाड़ तट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तट ये है आपका ये मालाबार तट। महत्वपूर्ण तट, महत्वपूर्ण तट सबसे महत्वपूर्ण तटों में से है। वो क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में भी या मध्यकाल में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जितने भी, चाहे वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या पुर्तगीज यहां पर आए थे, तो कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र से आते थे, और ये व्यापार के लिए अलावा यहां पर केरल यानी मसालों के लिए फेमस था ये। और आज की डेट में देखा जाए तो पर्यटन के हिसाब से इसी मालाबार तट के पास मालाबार झील है, अष्टमुदी झील है यहां पर, और पर्यटन के हिसाब से काफी वेलिंगटन आइलैंड है यहां पर, तो ये पर्यटन के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। और कोच्चि बंदरगाह इसी के सहारे चल रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए इस संदर्भ में कहा जाता है इसको। अच्छा, ऐसे ही हम चलते हैं पूर्वी तट की ओर, थोड़ा सा डायग्राम को डाइवर्ट करते हैं। अब इस पूर्वी तट के भाग को मैं कवर कराऊंगा, और थोड़ा सा इसको पूर्वी तट को और पूर्व की तरफ ले जाता हूं। अगर इस पूर्वी तट को थोड़ा सा ईस्ट की तरफ और ले जाता हूं ताकि मैं इसको भी यहीं पर आराम से आसानी से लिख सकूं, तो आप देखिएगा कि पूर्वी तट का विस्तार और कहां तक। ऐसे ही हमें भारत के पूर्वी तट को देखना है, पूर्वी तट। अब नॉर्मली तो पूर्वी तट कह देते हैं, और हमें पता है यहां पर 4 राज्य आने इस पूर्वी तट में, और चारों 4 पूर्वी तटों का नाम लिख रखा है हमने। तो यहां पर मैं इस पूर्वी तट को भी वैसे लिखूंगा जैसे वहां लिखा था। ये देखिएगा, इसमें भी 1 2 3 और 4 पूर्वी तट हैं। और सबसे उत्तर की तरफ मैंने कहा था कि वो पश्चिम बंगाल में होगा, जो भी तट होगा उसे कहते हैं उत्कल तट, महानदी से उत्तर की ओर उत्कल। राष्ट्रगान गाते वक्त भी उत्कल तट का जिक्र हुआ है, उत्कल तट। उसके अलावा कलिंग तट, जो हमने पहले से भी लिख भी रखे हैं, कलिंग तट। कलिंग उड़ीसा में है तो अनुमान लगा सकते हैं आप। उसके अलावा गोलकुंडा तट या तेलंगाना तट, गोलकुंडा तट, और इसके अलावा लास्ट था कोरोमंडल तट। क्रम तो हमें पता चल चुका है,
लेकिन इसके बाद जो प्रश्न बना रहा है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी पूछता है कि गोलकुंडा तट किसके मध्य है। अब गोलकुंडा तट किसके मध्य है तो हमें वो उनका मतलब उसका विस्तार देखना पड़ेगा। उत्कल तट तो सबसे उत्कल सबसे उत्तर में है, मतलब उत्तर में है। तो अब कौन से उत्तर में देखते हैं, थोड़ा सा इसको और डिटेल लिखने के लिए मैं इसको यहां पर लाता हूं। अब उत्कल तट है आपका महानदी से लेकर, महानदी उड़ीसा में बहती है, और हुगली हुगली आपके कोलकाता में बहते, कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। तो आपको पता चल गया होगा उत्कल तट कहां है, तो महानदी से लेकर हुगली तक। अच्छा, ऐसे ही अब सबसे ऊपर हुगली, फिर महानदी। अब फिर आप साउथ की ओर आते जा रहे हो, पूर्वी तट की ओर, तो वहां पर आपको नेक्स्ट नाम मिले कलिंग तट से ही। अब कलिंग मतलब उड़ीसा में है, तो महानदी यानी महानदी होना तो तय है। महानदी, आप इसे हुगली से महानदी भी लिख सकते थे। तो महानदी से लेकर अब देखिए गोदावरी तक, पूर्वी की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की गंगा या बृहद गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। तो महानदी से लेकर गोदावरी तक का क्षेत्र है कलिंग तट का, और कलिंग तट है कहां, तो उड़ीसा में। उसके अलावा तेलंगाना तट, थोड़ा और चलते हैं, गोदावरी से, गोदावरी नदी से लेकर ये सब कृष्णा तक, ये नदियां हैं, ध्यान रखना। अगर गोलकुंडा तट कहां है तो किन के मध्य है, तो गोदावरी नदी से लेकर कृष्णा नदी के मध्य। कलिंग तट कहां है तो महानदी से गोदावरी की नदी, और लास्ट कृष्णा नदी से लेकर, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी, पूर्वी तट को भी हम कन्याकुमारी तक ले आए। हालांकि हमें पता है पूर्वी घाट तो केवल नीलगिरी तक है, लेकिन पूर्वी तट तो पूरा ही होगा। तो प्रश्न अगर इस टाइप के बने हैं तो ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर गोलकुंडा तट कहां है तो आप कहोगे गोलकुंडा तट आपके यहां पर, और कलिंग तट किसके मध्य है तो इसके मध्य, महानदी और हुगली के मध्य आपका उत्कल तट, कृष्णा और कन्याकुमारी के मध्य आपका कोरोमंडल तट। 4 के 4 तट क्लियर हो गए, पूर्व के ही। मतलब थोड़ा सा आपको फिर से मैं मानचित्र में ध्यान दिला देता हूं। ये देखिए मानचित्र सामने, अभी तो मैंने खाली नंबर डाले थे, अगर मैं चाहता तो यहीं पर नाम भी लिख सकता था। ये बाद में हम एक बार रफ स्केच बना के यहीं पर नाम भी लिखेंगे। सबसे ऊपर का तट हमें पता है उत्कल तट है, देखो यहीं पर लिख सकते हैं, यहां जगह है इसलिए उत्कल तट। फिर है कलिंग तट, रफली अगर नाम लिखना चाहते थे, और इसके बाद गोलकुंडा तट, यही इनका क्रम है, और लास्ट में कोरोमंडल तट। मैं पूरे मैप में एक साथ बना के लिख भी सकता था, बड़ा सा मैप बना के पूरा, लेकिन पहले इसकी थ्योरी चाहिए थी हमें, कैसे कैसे इनके नाम रखे गए हैं। तो ये 4 तटों के सीक्वेंस हैं। कभी कभी ये नहीं पूछता, बल्कि राज्य का नाम पूछ देता है। अब जब राज्य का नाम पूछता है तो तब हमें दिक्कत होती है कि यार उत्कल तट कहां होगा। तो ऐसे प्रश्न को कवर करने के लिए फिर से हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, कि यहां पर लिखना चाह रहे हैं हम तटों के नाम। अब यहां पर हमें चाहिए, देखिए यहां पर उत्कल तट किस राज्य में है, अगर राज्य के नाम लिखने पड़े तो भी वो भी हमारा प्रश्न क्लियर होना चाहिए। सबसे उत्तर की महानदी उड़ीसा में बहती है, हुगली पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में बहती है। तो इसका मतलब ये ओडिशा, आधा उड़ीसा है प्लस आधा पश्चिम बंगाल है। तो ये जो तट आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, उत्कल तट। अब फिर महानदी यानी उड़ीसा, और गोदावरी आंध्र प्रदेश। तो यहां पर ओडिशा प्लस आंध्र प्रदेश, इसमें देखने को मिलेगा आपको ये तट। पूर्वी तट ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा उपजाऊ है। अच्छा, गोलकुंडा तट अगर आप देखना चाहोगे तो और दक्षिण की ओर आओगे आप, गोलकुंडा यानी गोदावरी, इसका मतलब आंध्र, ये केवल आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश पूरा लिख देता हूं, क्योंकि कृष्णा और गोदावरी अंतिम रूप से अपना डेल्टा आंध्र प्रदेश में ही बनाती है, इस वजह से आंध्र प्रदेश में है आपका गोलकुंडा तट। लेकिन अब आपको पता है आंध्र प्रदेश का एक भाग तेलंगाना राज्य बन चुका है, और गोलकुंडा उस तेलंगाना में है। लेकिन जो कि तट भौगोलिक दृष्टिकोण से इसे नाम रखे गए हैं, वरना ये तट तो तेलंगाना में होना चाहिए था, इस वजह से आंध्र प्रदेश में होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना निकला है। कोरोमंडल तट अगर पूछेगा तो कृष्णा नदी, यानी यहां पर आंध्र तो होगा ही होगा, प्लस तमिलनाडु। लेकिन मेन अगर एक नाम पूछे तो पहले तमिलनाडु। ये है भैया तटों का इतिहास पूरा। जैसे प्रश्न बनाए पूर्वी तट पश्चिमी तट से संबंधित, उनके अगर पूछे केवल किन के मध्य हैं तो आपके पास पूरा ये प्रश्न क्लियर होना चाहिए।
अगर उनके किसके मध्य है पूछता है तो इसको भी पूछ दे रहा है आजकल किसके मध्य है, और ये नाम पता होने चाहिए, इनका सही क्रम पता होना चाहिए, और ज्यादा राज्य पूछे तो राज्य आपको पता होना चाहिए। सेम ऐसे ही पश्चिमी तट का है, पश्चिमी तट के राज्य पूछे तो ठीक है, लेकिन अभी कभी कभी ये नाम ज्यादा पूछ दे रहा है। अगर नाम पूछेगा तो फिर आपको ये वाला भाग ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगा, मतलब ये वाला भाग ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगा नामों में, ये राज्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। कोरोमंडल तट किनके मध्य पड़ता है, या कोई भी तट पूछेगा तो किसके मध्य पड़ता है, तो आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा। तो ये था तटों से संबंधित टॉपिक हमारा कि तट क्यों, अब इन तटों का योगदान क्या है। तो तटों के योगदान की बात करेगा, मतलब इनका क्या यूज है, तो आप कहोगे पर्यटन के लिए है। अगर इनके उपयोग की बात करेगा, महत्व की बात करेगा, तटों का महत्व, अगर ऐसे प्रश्न बनाते हैं तटों का महत्व, तो महत्व में आप बहुत कुछ सोच सकते हो कि मतलब जो ये तट है हमारा पश्चिमी तट और पूर्वी तट, क्या महत्व है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि नॉर्मली पर्यटन, बस ज्यादा नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना कि ये तट पर्यटन के काम आ रहे हैं, आज से नहीं पहले से ही। आर्थिक महत्व है इनका, आर्थिक दृष्टिकोण से यहां पर कई आर्थिक गतिविधियां होती हैं। आर्थिक महत्व क्योंकि समुद्र से हैं और यहां पर बंदरगाह है हमारे, इन बंदरगाहों से हम व्यापार करते हैं, तो व्यापारिक महत्व भी है। आर्थिक और व्यापारिक कहना चाहिए हमें, व्यापारिक महत्व, व्यापारिक महत्व। तो पर्यटन के अलावा आर्थिक और व्यापारिक महत्व इन तटों का ज्यादा है। इसके अलावा तट वो क्षेत्र है जो भारत को एक मजबूत स्थिति देते हैं, यानी सामरिक महत्व, क्योंकि इन्हीं तटों से कहीं न कहीं दूसरे देश या दूसरे देश की सीमाएं लगी रहती है या समुद्र लगा रहता है। सामरिक महत्व भी है इसका, सामरिक यानी डिफेंस के संदर्भ में कुछ यहां पर हमारी नेवी रहती है, और पहले बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कंपनियों की नेवियां रहती थी, वो काफी शक्तिशाली थी, तो उसी संदर्भ में हमारी नेवी वहां रहती है, तो इस वजह से सामरिक महत्व भी है इसका। तो आपको अगर महत्व सोचना पड़े तो आपको हो गया आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक और पर्यटन के हिसाब से इनका महत्व है। ज्यादा इसको डिटेल करना चाहोगे तो अब आर्थिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है, क्योंकि यहां पर बंदरगाह है, मतलब बंदरगाह क्षेत्र इन तटों पर हमारे बहुत सारे बंदरगाह क्षेत्र, और इन्हीं से हमारे आर्थिक गतिविधियां चलती हैं, यानी व्यापार होता है अन्य देशों के साथ, पड़ोसी देशों या विदेशों के साथ, तथा विदेशों के साथ व्यापार संभव है इन तटों के सहारे। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप विदेशों से व्यापार करके आओगे तो सबसे पहले तट पर आओगे, फिर तट से भारत के अन्य राज्यों की ओर या कहीं भी जाओगे, तो इसका मतलब है कि इनका पड़ोसी देशों के साथ, विदेशों के साथ जो व्यापारिक गतिविधियां हो रही हैं उसमें तट में स्थित बंदरगाह बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो इसके अलावा बहुत कुछ सोच सकते हैं आप, और क्या क्या महत्व हो सकता है। तो जैसे पश्चिमी तट है तो पश्चिमी तट और ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, क्यों, क्योंकि यहां से मानसूनी हवाएं आ रही होती हैं। इन पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी घाटों से टकराने के बाद भारत में मानसूनी वर्षा का प्रवेश होता है। और पूर्वी तटों में बड़े बड़े, पूर्वी तट की बात करूंगा तो जैसे आर्थिक दृष्टिकोण से वहां पर बड़े बड़े डेल्टा है, केजी बेसिन है वहां पर। अच्छा, महत्व, आर्थिक महत्व की बात करूंगा, जैसे केजी बेसिन कहते हैं उसको, या केजी डेल्टा। आज भारत में कृष्णा गोदावरी बेसिन, और ये केजी बेसिन वो क्षेत्र है जो भारत में तेल उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर पेट्रोलियम के रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम और गैस के। तो जैसे बॉम्बे हाई है, जामनगर है उड़ीसा का, और कई क्षेत्र हैं हमारे वहां। उसके अलावा ये केजी बेसिन आज दक्षिण में बहुत महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। और डेल्टा होने की वजह, यहीं पर हमारे बहुत सारे डेल्टा है, और डेल्टा वो मजबूत क्षेत्र होता है, मतलब एक उत्पादक क्षेत्र होता है जहां पर नदियां अपने अंतिम रूप से मुहाना बनाती हैं और समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं। इस वजह से ये क्षेत्र उपजाऊ पड़ता है। तो इसका मतलब कभी किसी भी दृष्टिकोण से देखोगे तो विदेशों से संबंध, यानी हमारे इन तटों के द्वारा जो हमारी सामरिक गतिविधियां होती हैं उसके द्वारा हम अन्य देशों से संबंध स्थापित करते हैं, वो कहीं ना कहीं सामरिक महत्व को दर्शाता है। तो ये था हमारे तटों का महत्व, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, या राजनीतिक हो, सामरिक हो, या पर्यटन के लिहाज से हो, कहीं न कहीं तट महत्वपूर्ण है। मेंस के क्वेश्चन है जिसको आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो बड़ा घटा के। अच्छा, वैसे देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि बंदरगाह है इन तटों पर, अगर इन तटों पर देखोगे तो आप भारत के बंदरगाह हैं। अब जैसे बंदरगाह कैसे पता चलेगा कि इन तटों पर होते हैं, बंदरगाह तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो तटों पर बंदरगाह है वो ज्यादा बड़े होते हैं।
जैसे बंदरगाह की बात कर रहा था मैं आपको, या भारत में बड़े और छोटे बंदरगाह हर जगह स्थित है, यानी तटों पर खासकर। तो तटों पर स्थित भारत के जो 15 बंदरगाह हैं, अगर उनमें से देखा जाए तो 12 के 12 बंदरगाह एग्जैक्ट तटों पर ही, चाहे वो पश्चिम तट पर हो या पूर्वी तट पर। अगर बंदरगाहों की बात करूंगा तो तटों पर स्थित बंदरगाह मतलब तटीय बंदरगाह, तटीय बंदरगाह। क्योंकि हम तट पढ़ रहे थे, भारत में ऐसे 12 तटीय बंदरगाह हैं। तो कहां है वो, मैं केवल तट आपके सामने रख देता हूं। अगर भारत के मानचित्र में देखना पड़े उन तटीय बंदरगाहों को, आप ऐसे देखोगे, ये और ये भारत का वो पोर्शन, उसके बाद पूरब की तरफ चलेंगे ये, और ये तटों का क्षेत्र है। अब इतना तो आपको पता ही है, ये पश्चिमी तट है और पूर्वी तट है। इन पश्चिमी और पूर्वी तटों पर बंदरगाह देखे जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। अब यहां पर भी ये हो सकता है यार, जो बंदरगाह की बात हो रही है वो किस तट पर है, पश्चिम तट पर है या पूर्वी तट पर है। पश्चिम और पूर्वी तट पर, हमें पश्चिम तट के बंदरगाह चाहिए जो तट पर है, और पूर्वी तट के बंदरगाह चाहिए। अगर इसी डायग्राम को देखा जाए, मतलब भारत के इस मानचित्र में सबसे ऊपर आपको कांडला बंदरगाह मिल जाएगा। ये देखिए कांडला बंदरगाह जिसकी बात कर रहा था मैं, ये काठियावाड़ तट भी यहीं से है। दूसरा मुंबई बंदरगाह यहां पर है, मुंबई। इसके भार को, इसके बर्डन को कम करने के लिए इसी के समीप नाहवा सेवा बंदरगाह बनाया गया है, ये मुंबई में ही। अच्छा, उसके बाद दक्षिण की ओर जाओ, साउथ की ओर जाओगे तो यहां पर गोवा मिलेगा। गोवा में गोवा में पणजी के पास, यानी जो गोवा की राजधानी, वहां पर मर्मगांव बंदरगाह है। और साउथ की ओर जाओगे तो कर्नाटक की सीमा पर और केरल की सीमा पर आपको मंगलौर बंदरगाह मिलेगा। और साउथ जाओगे तो कोच्चि बंदरगाह मिलेगा। तो ये 3 और 3 6 बड़े बंदरगाह हैं पश्चिमी तट पर। तो हमारा टॉपिक यहां पर था बंदरगाह का। बंदरगाह मतलब तटीय बंदरगाह, तटीय लिख देता हूं ताकि बंदरगाह तो बहुत सारे हैं। तो हमें ये भारत के तट पर ये जो मेन बंदरगाह ये देखने हैं। तो आपको बिना रटे, बिना इसकी इधर उधर देखे, आराम से आप इनका नंबर रखने वाला हूं मैं भी, और यहां पर लिखने वाला हूं कि भारत के पश्चिम तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं। डायग्राम सामने है। सबसे ऊपर मैंने कहा था आपको कांडला बंदरगाह है, कांडला। अच्छा, दूसरा बंदरगाह मुंबई, तीसरा नाहवा सेवा, नाहवा सेवा। इनसे भी कोई प्रश्न होगा तो एक्स्ट्रा मैं फिर से बना दूंगा। अच्छा, नाहवा सेवा के अलावा और दक्षिण की ओर जा रहे हैं हम, गोवा में पहुंच गए हम। जैसे ही गोवा में जाओगे तो आपको मर्मगांव मिलेगा, मर्मगांव बंदरगाह। और 5वां नंबर दक्षिण की ओर जाओगे तो मंगलौर, कर्नाटक में है मंगलौर, कर्नाटक और केरल की सीमा पर। और लास्ट है आपका कोच्चि या कोचीन, ये आपने सुना होगा कई बार। तो ये बंदरगाह हमारे पास है 6 के 6। अगर आप में इसमें पता नहीं चल पा रहा कहां है तो मैं राज्य का नाम भी लिख सकता हूं यहां पर। जैसे कांडला पूछेगा तो गुजरात में है। सबसे पश्चिमी तट का सबसे उत्तरी बंदरगाह ये देखिए कांडला। दूसरा मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई में ही है। और इसी के बोझ को कम करने के लिए उसी के समीप नाहवा सेवा बंदरगाह बनाया गया, ये भी महाराष्ट्र में होगा, मुंबई के पास ये भी। अच्छा, दक्षिण की ओर जाएंगे, मर्मगोवा गोवा में है, नाम से पता चल रहा है मर्मगांव गोवा। मंगलौर कर्नाटका में है। और लास्ट कोच्चि केरल में है। राज्य अतः लिखता है तो ये 6 के 6 बंदरगाह, यानी पश्चिमी तट पर 6 बंदरगाह हैं। ये आपको पता चल चुका है। 6 लिख देता हूं यहां पर, पश्चिमी तट के 6 बंदरगाह। क्लियर हो गया होगा आपको। अगर सीक्वेंस पूछे तो 1 2 3 4 5 यहां नंबर डाल देता हूं। 1 कांडला, दूसरा मुंबई, तीसरा नाहवा सेवा, चौथा मर्मगांव, 5वां मंगलौर और छठा कोच्चि। ये हैं वो 6 बंदरगाह पश्चिमी तट पर। और सबके राज्य भी लिख दिए मैंने साइड में। अच्छा, इनसे भी प्रश्न बन जाते कभी। जैसे पश्चिमी तट का सबसे उत्तरी बंदरगाह, देखो पश्चिमी तट का सबसे उत्तरी बंदरगाह तो कांडला होगा, ठीक है। पश्चिमी तट का सबसे दक्षिणी बंदरगाह तो
कोच्चि यानी जो केरल में है। अच्छा, क्योंकि बड़ा टॉपिक नहीं है इसलिए मैं यहां पर भी इसी को कवर कर देता हूं। इसको थोड़ा सा और इधर की तरफ लाता हूं, पूर्वी तट की ओर चलते हैं। अब पूर्वी तट के बंदरगाह देख लेते हैं। अच्छा, पूर्वी तट के बंदरगाहों को लिखता हूं यहां पर मैं, तो वहां से पूर्वी तट के बंदरगाहों में पहले डायग्राम में आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन से बंदरगाह होंगे। ये देखिए, ये पूर्वी तट है भारत का, और यहां के कुछ बंदरगाह दिखाने मैंने आपको। पूर्वी तट में सबसे ऊपर ये यहां पर आपको कोलकाता का बंदरगाह मिलेगा, हुगली बंदरगाह। कोलकाता में भी बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ है, यानी इसके बर्डन को भी कम करने के लिए इसी के समीप और भी बंदरगाह बनाने पड़े बाद में। अच्छा, इसके समीप एक और बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह, कोलकाता के बोझ को कम करने के लिए। फिर यहां से उड़ीसा की ओर उतरे हम, उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह, और साउथ की ओर आए तो यहां पर विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम बंदरगाह अपने आप में है आंध्र प्रदेश में, लेकिन इसका महत्वपूर्ण योगदान है कि ये पूर्वी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी कहते हैं इसको। अच्छा, इसके अलावा फिर चेन्नई में आ जाओगे, आपको चेन्नई बंदरगाह। एक और लिखना है तो तूतीकोरिन बंदरगाह। ये देखिए, नंबर डाल देता हूं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 और 6 12। तो पूर्वी तट के बंदरगाह आपको क्लियर नंबरिंग कर दी मैंने सब। तो मैं यहां पर नाम लिखने वाला हूं उनके सबके, पूर्वी तट के बंदरगाहों के। तो सबसे पहले जो नाम है, देखिए 1 नंबर पड़ा हुआ वहां पर, और मैं इसको यहीं पर 1 नंबर डालता हूं। सबसे पहला 1, ये जो ऊपर की बंदरगाह है, इसे नाम कोलकाता। कोलकाता है तो कोलकाता में ही होगा, सीधी सी बात है। अच्छा, दूसरा, इसके बोझ को कम करने के लिए हल्दिया। हल्दिया भी कोलकाता में है, क्योंकि कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए ही बनाया गया है वो, इस वजह से। फिर साउथ की ओर उतरे, तीसरा पारादीप। पारादीप उड़ीसा में है। अच्छा, चौथा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह। अच्छा, थोड़ा सा और उत्तर की ओर जाओगे तो 2 और बच गए हैं। 5, यह है चेन्नई बंदरगाह, भारत के प्राचीन बंदरगाहों में से एक है। और लास्ट और छठा है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह। तो 6 के 6 आपके सामने हैं। अगर प्रश्न बनाता है इनका सही क्रम लगाओ तो आप आराम से लगा सकते हैं। कभी कभी जैसे इनके नाम पूछ देता है, तो कोलकाता और हल्दिया तो एक ही जगह है, और वैसे नाम पूछ रहा है तो जो जैसे आपको किसी बंदरगाह को देख के लग रहा होगा कि ये कहां है, जैसे पारादीप खासकर लगता है ऐसा, तो ओडिशा में है, इसका नाम लिख देता हूं मैं, ओडिशा। विशाखापट्टनम बड़ा शहर है, ये आंध्र प्रदेश में ही होगा। इसके अलावा चेन्नई ठीक ही हो गया, तमिलनाडु में हो गया, चेन्नई तमिलनाडु, और तूतीकोरिन भी तमिलनाडु, नीचे और कुछ है ही नहीं तो यही होगा, तमिलनाडु ही होगा। अगर राज्य पूछे तो राज्य, और ये 2 के 2, ये जो के 2 हैं कोलकाता में, कोलकाता में यानी पश्चिम बंगाल में, कोलकाता के पास मतलब पश्चिम बंगाल में। तो सब के सब बंदरगाह में पता चल गए, पश्चिमी तट के और पूर्वी तट के। आप चाहते तो इसे डायग्राम में भी लिख सकते थे। अब डायग्राम में कैसे, हम इस डायग्राम में यहीं पर लिख सकते थे इसको, रफ स्केच बना के, कैसे कैसे। तो ये है हमारा टॉपिक बंदरगाह का, तटीय बंदरगाह, यानी टोटल 12 थे, और 12 में हमने पश्चिमी तट और पूर्वी तट में लिखे। तो पश्चिमी तट के ये 6 बंदरगाह जो कि मैंने डायग्राम में दिखा दिए, और पूर्वी तट के भी ये 6 बंदरगाह, किस राज्य में है, कहां है और कैसा उसका डायग्राम है, ये है वो बंदरगाह। रफली अगर मैं इसे लिख नहीं रहा होता तो इस डायग्राम में भी बना सकता था पूरा। लेकिन कभी कभी पूछता है कि पश्चिम तट के निम्न बंदरगाहों का सही क्रम लगाओ। अब पश्चिमी तट के बंदरगाहों का कांडला, ऐसे मुंबई, नाहवा सेवा, उसके बाद यहां पर गोवा में मर्मगांव और मंगलौर और कोच्चि, इनका सही बंदरगाह मतलब सही क्रम पूछता है, या फिर इनका सही क्रम पूछता है। ये क्रम याद करने के लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ता है, बिना डायग्राम के सब हो नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं इससे डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा था कि कैसे बंदरगाहों वाले प्रश्न को कवर किया जा सकता है। क्लियर हो गया हमारा टॉपिक। अभी कभी कभी इन बंदरगाहों से प्रश्न बना देता है, मैं उन प्रश्नों की तरफ जाता हूं जो बंदरगाहों से संबंधित होते हैं। जैसे अगर कैसे प्रश्न बनाता है,
भारत के मानचित्र में जैसे छोटा सा एक मानचित्र फिर से आपके सामने रख देता हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बने हैं। मैं बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रश्न घुमाते ज्यादा हैं, इस वजह से कि आपको लगता है कि ये प्रश्न कहां से आया। ये भारत का मैप मैंने आपके सामने रखा। अब इसमें मुझे बंदरगाह बताने थे या प्रश्न बनाने थे, बंदरगाहों से संबंधित प्रश्न। और क्या क्या है इसके अलावा, पूर्वी पश्चिमी कितने बंदरगाह इस तट पर हैं। तो इससे मैं एक मिक्स क्वेश्चन बना रहा हूं कि कैसे कैसे प्रश्न बने हैं। अब मुझे इतना तो है इस डायग्राम में कि यार पश्चिमी तट पर इतने बंदरगाह थे, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये पश्चिमी तट के बंदरगाह। 1 मिनट का काम था, अगर मैं इसे चाहता तो डायग्राम से बना सकता था। और 1 2 3 4 5 और 6 बंदरगाह, बस इसी में नाम लिख सकता था। तो नाम लिखना होता तो हम इसी में लिख देते फटाफट से। अच्छा, जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि बंदरगाहों से प्रश्न क्या बन सकते हैं, जो हमने लिखे उसके अलावा, तो प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि पश्चिम तट के निम्न बंदरगाहों का सही क्रम लगाओ। तो सही क्रम लगाना होता तो फिर हमें उस समय जरूरत पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 सही क्रम मिल गया हमें। और पूर्वी तट के बंदरगाहों का सही क्रम लगाओ, 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका सही क्रम सामने है। मतलब सबसे सरल तरीका था ये। मतलब 12 बंदरगाह जो तटों पर हैं, 12 बंदरगाह जो तटों पर हमने कवर करेंगे, उन 12 का सही क्रम हमारे सामने है। आप समझ भी गए होंगे कि बहुत ही इजी वे में ये हमारे सामने आए हैं और उनका सही क्रम भी हमारे सामने। ठीक है, तो बंदरगाह जो कि 12 थे और इसके अलावा अन्य बंदरगाह भी हैं, लेकिन हम उन तटीय बंदरगाहों की बात कर रहे हैं। अब प्रश्न क्या बनता है कि पश्चिमी तट का सबसे उत्तरीय बंदरगाह बताओ, पश्चिमी तट का सबसे दक्षिणी बंदरगाह। जैसे प्रश्न क्या बनते हैं, क्वेश्चन की क्या डिमांड रहती है, देखना। पश्चिमी तट का सबसे उत्तरी बंदरगाह। ठीक है, पहला है प्रश्न, अनुमान लगाया जा सकता है आराम से बिना समझे, मतलब इसकी बहुत ज्यादा थ्योरी समझने की जरूरत नहीं है। इस डायग्राम को बनाया और सबसे उत्तरी बंदरगाह पश्चिमी तट का कांडला है। तो प्रश्न हमारे सामने है, पश्चिमी तट का सबसे उत्तरी बंदरगाह कांडला। बल्कि इन उत्तरों को लिखने की जरूरत नहीं अगर आप मैप सामने है तो। उसके अलावा क्या प्रश्न पूछता है, भारत का ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय टाइडल बंदरगाह, यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अब ज्वारीय बंदरगाह का मतलब ऐसे बंदरगाह जो ज्वार भाटाओं से चलते हैं। ज्वार भाटा यानी समुद्री जल के ऊपर चढ़ने को ज्वार और नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। तो मतलब समुद्र के किनारे होगा और पानी की वजह से चल रहा होगा। पानी जब ऊपर की ओर आ रहा तो ऊपर की तरफ शिप आ जाते हैं और जैसे पानी उतरता है तो शिप नीचे चले जाते हैं। तो ऐसा बंदरगाह तो ज्वार भाटा या टाइड से चलता है, वो है आपका कांडला। क्योंकि कांडला गुजरात में, ऐसे यहां पर अरब सागर है उत्तर तक, तो ज्वारी बंदरगाह भी कहेगा तो भी कांडला ही होगा। 2 प्रश्न मिल गया हमें कांडला से। ये देखिए 2 प्रश्न पश्चिमी तट का सबसे उत्तरी बंदरगाह और भारत का ज्वारी बंदरगाह, 2 प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, ऐसे ही प्रश्न अगर आप ढूंढते रहोगे तो बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। ये प्रश्न पूछता है कि भारत के कौन से बंदरगाह से दिल्ली तक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती, यहां दिल्ली है। अब अनुमान लगा सकते हो जो सबसे नजदीक होगा वहीं से सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो भारत के किस बंदरगाह से उत्तर भारत यानी एनसीआर, ये है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली के आसपास का। तो भारत के किस बंदरगाह से एनसीआर तक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती है, तो अनुमान लगा सकते हो जो सबसे नजदीक होगा वहीं से सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और फिर ये अरब सागर से जो हमारा व्यापार होता था, आज से नहीं प्राचीन काल से होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में भी इस गुजरात के तटों से काफी बंदर, मतलब ऐसे क्षेत्र मिले, जैसे लोथल मिला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल, और धौलावीरा मिला, यहां से छुतकोडरा मिला। तो ये सब वो स्थान थे जहां से हम मेसोपोटामिया या फारस, ईरान के साथ व्यापार करते थे। तो यहां से मुद्राएं मिली थी और यहां का सूती कपड़ा आपका मेसोपोटामिया, इराक या फारस में मिल रहा है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये ईरान वगैरह या इराक से व्यापार करते थे हम इस क्षेत्र से। इसीलिए मध्यकाल में भी इस गुजरात को लेकर कई छोटे मोटे युद्ध होते रहे, तो गुजरात प्रांत को मुगल साम्राज्य का भाग बनाने के लिए। इसलिए चाहे वो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी हो या मुगल काल में अकबर हो, उन सब ने गुजरात अभियान किया ही किया।
तो कई बार किया। तो खैर हमारे प्रश्न थे। अब इसके अलावा प्रश्न, तो प्रश्न जो मैं कह रहा था कि एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन तक कौन सा बंदरगाह, एनसीआर तक कौन सा बंदरगाह सेवाएं उपलब्ध कराता है, सेवाएं देता है, तो आप तब भी आप कांडला ही कहोगे, क्योंकि वो सबसे नजदीक पड़ेगा इस वजह से, और कोलकाता से दिल्ली आना बहुत दूर पड़ जाएगा, इसलिए कांडला यानी गुजरात। तो 3 प्रश्न हमने इससे बना दिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज की डेट में, कांडला जो बंदरगाह है ये कच्छ के रण में है और वहां पर काफी दलदली क्षेत्र है, और जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम बदल दिया गया है। तो प्रश्न जो करंट में भी है वो भी ध्यान रखने होंगे। और इसके अलावा जो इससे और प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से किसे जाना जा रहा है, तो कांडला बंदरगाह। एक और करंट अपडेट मैं कर देता हूं यहां पर। चौथा पॉइंट हमने कांडला से, कांडला का नाम अभी वर्तमान में बदलकर क्या रख दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किस बंदरगाह का नाम है, तो कांडला। ये 4 प्रश्न हमें कांडला बंदरगाह से मिल गए अब तक, ठीक है। तो देखिए कांडला बंदरगाह से, और इसमें 4 प्रश्नों के बाद हम जैसे जैसे साउथ की तरफ जाएंगे तो मुंबई बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का संपूर्ण एशिया का भी सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसी के बर्डन को कम करने के लिए उसी के आसपास नहवा सेवा बंदरगाह बनाया गया है। तो मैं अब प्रश्नों की तरफ चले गया हूं, तो धीरे धीरे बहुत सारे प्रश्न यहां पर आने वाले हैं। बंदरगाहों से प्रश्न, 5वां प्रश्न हमारे पास मुंबई बंदरगाह की बात हो रही है, पश्चिमी तट का सबसे बड़ा और पूरे भारत का। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त कई बंदरगाह बन रहे हैं, बहुत सारे बन चुके, बनाए जा रहे हैं। लेकिन जिस संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं कि भारत के प्राचीन क्षेत्रों में जो तटीय बंदरगाह थे उनके महत्व की बात हो रही है, या फिर यहां पर जितना बर्डन है व्यापार का या आर्थिक दृष्टिकोण से उसकी बात हो रही है, कि उनमें सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। और इसलिए मुंबई बंदरगाह के बर्डन को कम करने के लिए उसी के समीप नहवा सेवा बंदरगाह बना दिया गया है। मुंबई, फिर से एक प्रश्न बना देता हूं, मुंबई बंदरगाह के बोझ को कम करने के लिए, बोझ को कम करने हेतु उसके समीप नहवा सेवा बंदरगाह, बंबई बंदरगाह के बोझ को कम करने के लिए या बर्डन को कम करने के लिए उसके समीप नहवा सेवा बंदरगाह बनाया गया है। अब प्रश्न पूछता है कि जैसे नहवा सेवा बंदरगाह से क्या प्रश्न बनते हैं, क्योंकि बाद में बनाया गया है, इसलिए बाद में बनाया गया तो इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ा ठीक ठाक है, तो ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त बंदरगाह माना जाता है। और एक 7वां प्रश्न बना देता हूं, आधुनिक तकनीकी से युक्त बंदरगाह, आधुनिक तकनीकी से युक्त बंदरगाह। स्वाभाविक है, बाद में बनाया तो आधुनिक तकनीकी से युक्त होगा। और सबसे बड़ी बात, इस बंदरगाह को, नहवा सेवा बंदरगाह को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इसका नाम रखा गया है, तो इसे आधुनिक तकनीक से युक्त बंदरगाह है, तथा इसे नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। ये समय समय पर नाम परिवर्तन होता रहता है, जैसे कांडला का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। तो ये सब आपको नए नए प्रश्न मिलते रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा, अपडेट्स भी जरूरी हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा जो प्रश्न बन रहे थे, नहवा सेवा पर बन गए हम, तो यहां तक पहुंच गए हम, कांडला मुंबई नहवा सेवा। मर्मगांव गोवा में स्थित है, नाम से पता चल रहा है। और गोवा में वास्को डी गामा बंदरगाह भी है, जिसके समीप मर्मगांव बंदरगाह है। और मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में, मैंने सब वैसे नाम लिखे हैं। कोच्चि बंदरगाह केरल में है। अब यहां से ये चूंकि पर्यटन स्थल है भारत में, एक आध प्रश्न और बनाते हुए जाता हूं। 7 प्रश्न एक्स्ट्रा प्रश्न बना लिए हमने इससे।
अच्छा, इसके अलावा जो यहां पर प्रश्न देखने को मिले, जैसे कोच्चि बंदरगाह से कभी पूछा, मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक और केरल की सीमा पर है, वो वहां से खाद्य और खाद्य तेल का खूब उत्पादन निर्यात होता है, भारत से भी जाता है, आयात भी होता है यहां से। कभी कभी एक प्रश्न पूछा था कि पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात कहां से होता है भारत में, या किस बंदरगाह से होता है, तो खासकर इस बंदरगाह से, मंगलौर बंदरगाह से। तो एक प्रश्न जैसे पूछा था वैसे, मंगलौर बंदरगाह, मंगलौर बंदरगाह से खाद्य तथा खाद्य तेलों, खाद्यान्न, खाद्य तेलों का आयात निर्यात किया जाता है, खासकर जापान अपान को भी यहां से किया जाता है। इसके अलावा कर्नाटक में लौह अयस्क वगैरह खूब होता है, तो वहां से लोहे का भी लेन देन हो रहा है, मतलब बहुत समय से। और उसके अलावा कर्नाटक में बेंगलोर है, जो कि भारत की सॉफ्टवेयर सिटी है, तो वहां पर सॉफ्टवेयर वगैरह का भी लेन देन खूब होता रहता है भारत से अन्य देशों के साथ, या अन्य देशों से भारत की तरफ, मतलब आयात निर्यात होता रहता है। इसलिए वो सबसे नजदीक बंदरगाह पड़ेगा बेंगलोर, चाहे वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हो, या इसके अलावा आयरन यानी लोहा हो, और इसके अलावा खाद्य और खाद्य तेलों का बंदरगाह, खासकर जापान वगैरह के लिए जो आयात निर्यात होता है, वो मंगलौर यानी कर्नाटक से होता है। और भारत का पश्चिमी तट का सबसे दक्षिणी बंदरगाह कहूंगा तो वो होगा आपका 9वां क्वेश्चन। तो पश्चिमी तट का दक्षिणी बंदरगाह, तट की बात हो रही है, बंदरगाह, वो होगा कोच्चि या कोचीन। कहीं पर आपको कोच्चि मिल जाएगा, कहीं कोचीन मिलेगा। तो पश्चिमी तट का सबसे दक्षिणी बंदरगाह कोच्चि है कहां, ये तो मैंने पहले से लिख दिया है, तो केरल में स्थित ये कोच्चि बंदरगाह, पश्चिमी तट पर यह बंदरगाह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और दूसरी बड़ी बात कि वेम्बनाड झील पर स्थित है, कभी ऐसे प्रश्न बनता है, एक प्रश्न नेक्स्ट नोट करके लिख देता हूं, कोच्चि बंदरगाह वेम्बनाड झील पर, वेम्बनाड केरल में है, ध्यान रखिएगा, वेम्बनाड झील पर स्थित कोच्चि बंदरगाह, वेम्बनाड झील पर स्थित भारत का, कहते हैं कि जैसे वेम्बनाड झील भी पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और केरल में है वेम्बनाड झील, और ये जो बंदरगाह है यहां पर उसको प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं, नेचुरल प्राकृतिक बंदरगाह है। तो प्रश्न निकल गया हमारा, वेम्बनाड झील पर स्थित भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो कोच्चि बंदरगाह। कहां है, तो केरल। प्रश्न क्लियर हो गया, केरल में स्थित भारत का बंदरगाह कोच्चि। तो पश्चिमी तट के जितने भी बंदरगाह थे वो सब क्लियर हो चुके हमारे, और उसमें से 7 से 8 हमने एक्स्ट्रा प्रश्न बना दिए और इनका सही क्रम भी बता दिया हम। ऐसे पूर्वी तट से प्रश्न बना सकते हैं हम। सबसे उत्तरी बंदरगाह कोलकाता में, उसके बोझ को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह बनाया। पूर्वी तट से एक आध प्रश्न बना देता हूं, जैसे खासकर विशाखापट्टनम से। तो एक प्रश्न, चूंकि हम प्रश्नों में 9 क्वेश्चन बना चुके हैं अब तक एक्स्ट्रा प्रश्न, तो 1 या 2 प्रश्न हमारे पास और हैं बस। इसके साथ ही 10वां प्रश्न, पूर्वी तट पर जाएंगे तो पूर्वी तट का उत्तरी बंदरगाह पूछेगा, तो उत्तरी बंदरगाह तो कोलकाता होगा, कोलकाता सिटी में स्थिति है कोलकाता बंदरगाह। और इसी के बर्डन को कम करने के लिए बाद में उसी के समीप आपको हल्दिया बंदरगाह बनाना पड़ा, हल्दिया भी कोलकाता में है। अच्छा, एक प्रश्न यहां पर पूछा था, महानदी के डेल्टा में स्थित बंदरगाह, महानदी के डेल्टा में बंदरगाह कौन सा है पूछता है। अगर हुगली के डेल्टा में कहता तो हम कोलकाता कह देते, हल्दिया कह देते, लेकिन अगर महानदी के डेल्टा में कहता है तो हम कहेंगे पारादीप, उड़ीसा में है जो पारादीप बंदरगाह, ये महानदी के डेल्टा में। ध्यान रखना, प्रश्न अच्छा था और ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कई बार। ये प्रश्न एक्स्ट्रा प्रश्न, पूर्वी तट का सबसे उत्तरी बंदरगाह, ठीक है, नॉर्मल प्रश्न है, आप देख के बता सकते हो, लेकिन महानदी के डेल्टा में स्थित बंदरगाह, प्रश्न अच्छा। और आगे बढ़ रहे हैं, 12वां प्रश्न। अच्छा, विशाखापट्टनम बंदरगाह से प्रश्न एक आध पूछता है, विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है, प्रश्न मिल गया एक।
विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में था, पूर्वी तट में था और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह था। एक बार और पूछा था कि किस पहाड़ी के तट पर है, तो डॉल्फिन नोज पहाड़ी, वहां पर पहाड़ी है के तट पर है क्या, विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, वो आंध्र प्रदेश के डॉल्फिन नोज पहाड़ी के तट पर स्थित है। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अब इस टाइप के प्रश्न देखे जा रहे हैं, जैसे विशाखापट्टनम गहरा बंदरगाह, और वो जो क्षेत्र है व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इसी क्षेत्र में गोदावरी कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्र बने हैं जो कि काफी उपजाऊ क्षेत्र है। अच्छा, और प्रश्न बनाएगा तो एक आध और प्रश्न चेन्नई बंदरगाह से, चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई और तूतीकोरिन सब तमिलनाडु में है। अगर प्रश्न यहां से बनाता है चेन्नई बंदरगाह से, तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह बना सकता है, या इसे आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बंदरगाह भी कहते हैं। चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह, यानी भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। अच्छा, प्रश्न और एक है, यह है कृत्रिम बंदरगाह, इसको बनाया गया है कृत्रिम बंदरगाह, आर्टिफिशियल बंदरगाह। ठीक है, प्रश्न क्लियर है। सबसे पुराना बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह किसी कहते हैं, तो चेन्नई बंदरगाह को। इसी के बर्डन को कम करने के लिए बाद में तूतीकोरिन बंदरगाह बना दिया गया, सबसे दक्षिणी तूतीकोरिन, यानी पूर्वी तट का सबसे दक्षिणी बंदरगाह तूतीकोरिन, पूर्वी तट का दक्षिणतम बंदरगाह या दक्षिणी बंदरगाह। तो पूर्वी तट का सबसे दक्षिणी बंदरगाह या चेन्नई बंदरगाह के बर्डन को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया, तो तूतीकोरिन बंदरगाह। वर्तमान में तूतीकोरिन का भी नाम बदल दिया गया है, थिरुवो चिदम्बरनार, कुछ इस टाइप का नाम है इसमें, थिरु वी ओ चिदम्बरनार बंदरगाह। थिरुवीवो चिदम्बरम के नाम पर इसका नाम रखा गया है कि तूतीकोरिन बंदरगाह। ये थे भैया 15 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि हमारे 12 बंदरगाहों से थे। और 12 बंदरगाह कहां कहां पर थे, पश्चिमी तट में 6, पूर्वी तट में 6, 6 6 12। क्लियर टॉपिक हो गया होगा। आप संजय जी कुछ डाउट था, बताओ। नहीं सर, कोई डाउट नहीं सर। क्लियर था ना टॉपिक? हाँ सर, क्लियर है सर। वैसे मेंस में आएगा ये क्वेश्चन कैसे आप हाँ, इसका वो पूछा ना, जैसे व्यापारिक महत्व पूछता है, बंदरगाहों का व्यापारिक महत्व, तब आपको थोड़ा सा घुमा के लिखना पड़ेगा कि इसका आर्थिक महत्व है, व्यापारिक महत्व है, भौगोलिक महत्व है, सामरिक महत्व है, थोड़ा थोड़ा करके एक एक दो लाइन सबसे बनानी पड़ेगी। और फिर थोड़ा इतिहास को भी डालना पड़ेगा भैया। जैसे हमने सुना था कि हाँ, जैसे पुर्तगाली भी यहाँ से खूब व्यापार करते थे। एक समय ऐसा गया था कि बंगाल की खाड़ी को या अरब सागर इस क्षेत्र पुर्तगालियों की झील के नाम से फेमस हो गया था। तो मतलब पुर्तगालियों ने, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नेवी को मजबूत किया, तो उन्होंने इसका बहुत भरपूर यूज किया, बंगाल की खाड़ी और इन क्षेत्रों का। तो सामरिक महत्व तो इस संदर्भ में आज भी अगर हम जैसे PSLV या GSLV कुछ भी भेजते हैं अंतरिक्ष में, तो कहीं ना कहीं पुलिकट से भेजते हैं, जो कि श्रीहरिकोटा में है, और श्रीहरिकोटा कोरोमंडल तट में पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यहां से क्या फायदा होता है कि अगर कोई दुर्घटना हो भी गई बाई चांस, तो ये समुद्र में गिर जाएंगे। मतलब इनका कहीं ना कहीं सामरिक महत्व है, इसका मतलब है ना। तो और समुद्र से जो भी हमें संसाधन मिल रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं तटों की ही देन है। तो तट कितने महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो सब लिख सकते हैं हम। मतलब हम अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको किताब नॉलेज नहीं चाहिए वहां पर, और किताब में लिखी हुई बातें नहीं लिखी, अपने हिसाब से आप क्या सोचते हो, तो काफी कुछ सोच सकते हो आप इसके बारे में। ठीक है।